आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले एसिड बेस बैलेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी फिजियोलॉजी में, एसिड बेस बैलेंस का होम्योस्टेसिस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि हमारी जो सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो एसिड बेस स्टेटस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, हाँ, अभी एसिड जो है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। ठीक है, और ये जो एसिड का प्रोडक्शन है वो बैलेंस हो रहा है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बेसिस से, और इससे हमारा एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट होगा। ठीक है, अभी एसिड क्या है? एसिड है वो सब्सटेंस की जो प्रोटोन को डोनेट करता है। ठीक है, या फिर H प्लस, प्रोटोन को हम H प्लस भी कह सकते हैं, प्रोटोन या H प्लस को डोनेट करता है। और बेस जो है वो प्रोटोन का एक्सेप्टर है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि जो प्रोटोन को डोनेट कर देगा। ठीक है, जिसमें हमारे आ रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड है उसकी टेंडेंसी वीक होती है कि वो प्रोटोन को धीरे से डोनेट करेंगे। इसमें आएंगे हमारे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की, जैसे कि Cl-, और वीक बेस है उसकी टेंडेंसी वीक होती है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की, जिसमें आ रहा है हमारा बाइकार्बोनेट। करेंगे H प्लस आयन एंड पीएच। जो हमारा H प्लस आयन है उसमें सिंगल प्रोटोन होता है, एक ही प्रोटोन है। ठीक है, और वो जो प्रोटोन रहेगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता साथ में। तो ये जो प्रोटोन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब ये जल्दी से दे देगा किसी को। ठीक है, हमारे जो बॉडी फ्लूइड है इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमारा नॉर्मल होता है 38 to 42 नैनोमोल्स पर लीटर। ठीक है, हाँ, अभी पीएच क्या होता है? पीएच जो है वो हमारा स्केल है जो हमें बताता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है। और ये जो हमारा पीएच का स्केल होता है वो होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, और इसमें जो 7 है बीच वाला, 0 से 14 की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो बीच वाला जो 7 आएगा वो न्यूट्रल पीएच रहेगी। ठीक है, हाँ, और पीएच कैसे मेजर करते हैं? उसका फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे फिर से पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो फॉर एग्जांपल सपोज हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁷, तो अगर हम कर रहे हैं log 10⁻⁷ तो ये हो गया 7, तो पीएच हो गई 7। ठीक है, तो ये अगर हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1 माइक्रोमोल, तो इसका मतलब हो गया 10⁻⁷ मोल्स, सो पीएच हमारी हो जाती है 7। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो पीएच भी चेंज होती है। ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल मेरा 10⁻⁸ है तो पीएच आ गई 8। अगर ये हुआ 10⁻⁷ तो पीएच हो गई 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स चेंज होता है तो पीएच हमारा एक स्केल चेंज होगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच कम हो रही है, और H प्लस कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो पीएच बढ़ रही है। तो इनवर्सली पीएच इज इनवर्सली, क्योंकि माइनस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी पीएच मेजर कैसे करते हैं? अगर हम पीएच को डायरेक्टली मेजर करना चाहते हैं तो पीएच मीटर आता है, पर इनडायरेक्टली तो इसके लिए एक इक्वेशन है जिसका नाम है हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन। तो ये हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन क्या कहता है? पहले इक्वेशन कर लेते, फिर ये इक्वेशन कहाँ से आप वो करेंगे। तो ये इक्वेशन है पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉगरिथम ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय H2CO3। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है और कैसे ये इक्वेशन आया वो डिस्कस कर रहे हैं। सबको पता है कि H2CO3 वो डिवाइड होकर बनाता है H प्लस HCO3 माइनस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि H2CO3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड HCO3 माइनस। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन देखना है, ठीक है, तो H प्लस देखना है तो हम क्या करेंगे, H प्लस को इस साइड ले लेंगे, तो H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये नीचे चला गया, H2CO3 डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस। ठीक है, अभी मुझे प्रोपोर्शनेट का साइन निकालना है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेते, K अचानक बोलते हैं इसका कांस्टेंट, तो H प्लस इज इक्वल टू K इंटू H2CO3 डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस। अभी हम दोनों जगह लॉगरिथम लगाएंगे, पर पीएच हमारा माइनस लॉगरिथम है तो माइनस लॉगरिथम लगाएंगे। माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ K माइनस लॉगरिथम ऑफ H2CO3 अपॉन HCO3 माइनस। अभी यहाँ पे मुझे माइनस लॉगरिथम निकालना है, ये वाला है ना, तो ये प्लस कर दिया, तो प्लस करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, जो हमारा H2CO3 ऊपर था ना वो नीचे आ गया। ठीक है ना, आगे वाली स्लाइड में हमने माइनस रखा था। ठीक है, हाँ, तो अभी लॉगरिथम ऑफ H प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ K प्लस,
तो यहाँ पे माइनस लॉगरिदम ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ K प्लस प्लस लॉगरिदम ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय H2CO3। अभी ये जो H2CO3 है ना, इससे बनता है H2O एंड CO2। अभी H2O है ना, उसकी तो हमारी pH न्यूट्रल है क्योंकि इसमें एक H प्लस है एक OH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम CO2 भी लिख सकते हैं H2CO3 के बदले, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा लॉगरिदम ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ K प्लस लॉगरिदम ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय CO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम pH डाल दें तो pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉगरिदम ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय CO2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बता सकते हैं, देखो ऐसे CO2 बढ़ा तो pH कम हो जाएगी, मतलब एसिडोसिस हो जाएगा। CO2 कम हुआ तो pH बढ़ेगी, तो ये हो गया अल्कलोसिस। ये हम रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस में साथ में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं कि H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ता है, मतलब pH कम होती है। तो pH कम होती है क्योंकि pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिदम ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसिडोसिस। अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो pH इंक्रीज होगी, तो इसे कहते हैं अल्कलोसिस, ठीक है। हाँ, फिर ये हमने बता दिया कि एक pH का स्केल चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब हमारा H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया हुआ है फिर से, H प्लस का कंसेंट्रेशन जब 10,000 नैनोमोल्स है, 10,000 नैनोमोल्स मतलब 10⁻⁴ एंड नैनोमोल्स मतलब 10⁻⁻⁹, तो ये दोनों मिला के हो गया 10⁻⁵, तो pH हो गया 5, ठीक है। फिर अभी दिस इज 1000 10⁻³ नैनोमोल्स है, तो 10⁻⁻⁹, तो ये दोनों मिला के 10⁻⁶ हो गया, तो pH हो गई 6, ठीक है। हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स की pH, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की, हमें पता होना चाहिए। थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, 7 न्यूट्रल है, तो इससे ज़्यादा हो गई मतलब अल्कलाइन, 7.38 टू 7.42, और सलाइवा की है मिक्सड है 5.4 टू 7.5। गैस्ट्रिक जूस एक याद रखना, हाईली एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमने आगे भी बता दिया कि जो pH है उससे हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है, और हर एक एंजाइम है उसकी ऑप्टिमम pH होती है। ऑप्टिमम pH मतलब उस pH में वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अगर ये pH बढ़ गई या कम हो गई ऑप्टिमम से, जैसे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस गैस्ट्रिक एसिड की जो pH है उसी पे अच्छे से स्टमक के जो एंजाइम से वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये उसकी एंजाइम एक्टिविटी भी कम हो जाएगी अगर pH बदल गई तो, ठीक है। एक दूसरा उसका भी इंपॉर्टेंट होम्योस्टेसिस में रोल है कि अगर एसिडिक pH बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है उसको डिप्रेस कर देती है, तो पेशेंट को कोमा हो जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और अगर pH अल्कलाइन रही बहुत लंबे टाइम तक तो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो पेशेंट को कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। तो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट कैसे करना है, सबसे पहले तो एसिड्स कहाँ से बनते हैं और उसका कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो एसिड्स बनते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे वॉलेटाइल एसिड, दूसरे होते हैं नॉन वॉलेटाइल एसिड। वॉलेटाइल एसिड मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में से आते हैं, ठीक है। और ये वॉलेटाइल एसिड्स हमारे डाइजेशन जब और मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट का, तो इसमें बनते हैं। जैसे हमारे क्रेब्स साइकिल में H2O एंड CO2 बनते हैं, ठीक है। और ये जो CO2 होता है ना, H2O CO2 दोनों मिलके बनाएंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। पर ये जो CO2 होता है ना, वो एक्सपायर्ड एयर में निकल जाता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल इसीलिए इसे वॉलेटाइल मतलब वो उड़ जाएगा, ठीक है, वो अंदर रहेगा नहीं। तो वॉलेटाइल एसिड एक टाइप के होते हैं। दूसरे हमारे हैं नॉन वॉलेटाइल एसिड। नॉन वॉलेटाइल एसिड मतलब वो हमारे उड़ नहीं जाते, मतलब एक्सपायर्ड एयर में नहीं निकल जाते, ठीक है। तो ये बनेंगे हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। इसमें हमारा आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाँ, और ये जो है अगर ये हमारे नॉन वॉलेटाइल एसिड बहुत बढ़ गए तो ये हमारी pH को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो pH को मेंटेन करना है तो थोड़े कंपनसेटरी चेंजेस चाहिए, और ये होंगे हमारी बफर सिस्टम से, ठीक है। तो बफर सिस्टम होती क्या है, बफर सिस्टम जो होती है वो हमारी pH को मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे, जो भी फ्री H+ आयंस है उसके साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अभी कौन सी हमारी बॉडी मैकेनिज्म्स है कि जो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है। इसमें आएंगे 3 मैकेनिज्म्स। एक हमारी है एसिड बेस बफर सिस्टम, जिसे बॉडी फ्लूइड बफर भी कहते हैं, बॉडी फ्लूइड बफर। दूसरी है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, और तीसरी है रीनल मैकेनिज्म। तो एसिड बेस वाली जो है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड में होती है, बॉडी फ्लूइड मतलब हमारा ब्लड, तो वो बहुत फास्ट होती है, इमीडिएटली चालू हो जाती है, एक्शन में आ जाती है। तो विद इन सेकेंड जैसे भी हमने कुछ खाया, मेटाबॉलिज्म हुई, एसिड बने, तो ये बॉडी फ्लूइड या एसिड बेस बफर सिस्टम उसका एक्शन करना स्टार्ट कर देगी। फिर दूसरा आएगा रेस्पिरेटरी। तो जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स है उसको कुछ मिनट्स चाहिए। और तीसरी है रीनल मैकेनिज्म्स। रीनल मैकेनिज्म्स को तो डेज चाहिए, पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारी है वो है रीनल मैकेनिज्म्स, ठीक है।
तो स्टार्ट कर रहे हैं पहली एसिड बेस बफर सिस्टम। इसका दूसरा नाम है बॉडी फ्लूइड बफर, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड में होते हैं। इसमें भी 3 मैकेनिज्म है, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर सिस्टम। पहली वाली बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम से, ये जो है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे कहते हैं प्लाज्मा, इसमें भी होती है सेल के बाहर, ठीक है। और कोई भी बफर सिस्टम है इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है वीक एसिड और दूसरा होता है वीक बेस। वीक एसिड, यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है ना, तो वीक एसिड होगा हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3 और वीक बेस होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। अभी ये एक्शन कैसे करेगी, जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, ठीक है, HCl, तो ये जो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या बाइंड होगा, वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ HCl, तो वीक बेस हमारा कौन सा है, NaHCO3, और दोनों का एक्शन होके बन जाएगा वीक एसिड H2CO3, ठीक है। तो वीक एसिड इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट भी होता है, वो भी ट्रू होता है कि जैसे सपोज स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हमने ऐड किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके साथ आएगा हमारा वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, H2CO3, और दोनों मिलके बनाएंगे हमारे H2O एंड वीक बेस। बेस को वीक कर देगा, जो स्ट्रॉन्ग है इसको, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है जो जल्दी से H+ देता है, ये इसको वीक कर देगा, ठीक है। तो ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं ना वीक बेस में, तो वो किडनी एक्सक्रीट कर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रीट कर जाती है। मैकेनिज्म है वो है हमारी फॉस्फेट बफर मैकेनिज्म, वो भी एसिड बेस बफर सिस्टम में ही आती है। 3 मैकेनिज्म है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड प्रोटीन बफर मैकेनिज्म। इसमें आएंगे हमारे वीक एसिड। वीक एसिड है हमारा सोडियम डाइहाइड्रोजन, ये NaH2PO4, ठीक है, और वीक बेस होता है हमारा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो अभी क्या होगा, जैसे ही फॉस्फेट बफर मैकेनिज्म है वो हमारी एक्टिव होती है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर, हमारे RBCs के अंदर होती है, हमारी किडनी के ट्यूब्यूलर फ्लूइड में भी फॉस्फेट बफर मैकेनिज्म होगी, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो इसके साथ वीक बेस कौन सा था, Na2HPO4, तो ये बाइंड हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड को कन्वर्ट कर देगा वीक एसिड में। वीक एसिड क्या है, NaH2PO4, ये वाला, ठीक है। हाँ, फिर ऑपोजिट भी हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड जॉइंट हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस को कन्वर्ट कर देगा वीक बेस के अंदर, ठीक है। अभी फॉस्फेट बफर मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो ये पावरफुल होती है बाइकार्बोनेट बफर से, और दूसरा वो सेल के अंदर काम में आएगी, ट्यूब्यूलर फ्लूइड के अंदर और RBC के अंदर। बफर मैकेनिज्म है वो है हमारी प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम दोनों में होती है, सेल के अंदर, सेल के बाहर। सेल के बाहर मतलब प्लाज्मा, सेल के अंदर RBC। प्लाज्मा में हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स है, जिसके अंदर हमारा कार्बोक्सिल, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो ऐसे यहाँ पे चेन होती है, फिर यहाँ N होता है, एक NH अमाइनो ग्रुप होता है NH4, और एक होता है CW-। तो कार्बोक्सिल एंड अमाइनो 2 ग्रुप होते हैं। तो एक वाला जो है ना वो H+ को एक्सेप्ट करता है और दूसरा है वो H+ को दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम है इसके, कि H+ को देना एज वेल एज H+ को एक्सेप्ट करना। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन हो गया। साथ साथ में कुछ अमाइनो एसिड्स है जिसके अंदर साइड चेन होती है, जैसे लाइसिन के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स है, हिस्टिडीन जिसका इमिडाजोल ग्रुप, ये सभी बफर की तरह काम करते हैं। और दूसरा हमारा प्रोटीन बफर जो RBC के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये जो RBC के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट बफर है वो है हीमोग्लोबिन, जो 6 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, जैसे HHB बनाता है ना, ठीक है, मतलब ये H+ के साथ बाइंड हो जाएगा, तो वो ज़्यादा पोटेंट बफर है, ठीक है। वो बहुत ईजिली बाइंड हो जाएगा। अगर ऑक्सीजनेटेड है तो वो तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं जल्दी से, तो HbO2 नहीं होगा, बट HHB, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा पोटेंट बफर है। तो ये हो गई हमारी बॉडी फ्लूइड बफर मैकेनिज्म नंबर 1। सेकेंड मैकेनिज्म थी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। जैसे कार्बोनिक एसिड बनते हैं, तो कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, लंग्स में से। तो यहाँ पे देखो टिश्यू में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ बाइंड होकर H2CO3 बनाता है, फिर वो H+ HCO3- हमारे RBCs में चला जाएगा और H+ HHB बनाएगा। फिर इसके बाद ये दोनों जाएंगे लंग्स में। लंग्स में ये पूरा रिएक्शन उल्टा होगा, यहाँ से CO2 एंड H2O बनेगा और CO2 एक्सपीरेशन में रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स जो विद इन मिनट्स एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। तीसरी है रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म्स हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ करेंगे, अभी सिर्फ इसके नाम ही याद रख रहे हैं। वो है हमारी एक बाइकार्बोनेट बफर्स, ठीक है, दूसरे है फॉस्फेट बफर और तीसरे हैं अमोनिया बफर। रीनल मैकेनिज्म्स का इंपॉर्टेंस ये है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बफर मैकेनिज्म है। मतलब जैसे ही हमारा pH डिक्रीज हुआ बॉडी का, तो
किडनीज हमारी एसिडिक यूरिन एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देगी, और जब पीएच इंक्रीज हो रहा है तो किडनी हमारे अल्कलाइन यूरिन एक्सक्रीशन चालू कर देगी, ठीक है। ये स्लो है पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके साथ हम कर रहे हैं डिस्टर्बेंसेस इन एसिड बेस बैलेंस। तो डिस्टर्बेंसेस में एक है एसिडोसिस, दूसरा है अल्कलोसिस। एसिडोसिस मतलब हमारा H+ कंसनट्रेशन बढ़ना, H+ बढ़ता है तो pH कम होती है, ठीक है। और अल्कलोसिस में H+ कंसनट्रेशन डिक्रीज होना, H+ कम होता है तो pH इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम फिर से हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के ऊपर जाएंगे तो हमारा फिर से यहाँ लिख रहे हैं pH = pK प्लस लॉगेरिथम ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय CO2, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो एसिडोसिस हुआ मतलब हमारा pH डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। pH डिक्रीज हो रहा है, pH डिक्रीज होने के दो कारण हैं। एक तो हमारा CO2 बढ़ गया, तो CO2 बढ़ने की वजह से जो pH कम होता है तो इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। या फिर हमारा HCO3 माइनस आयन कम हुआ तो भी pH कम हो सकता है, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अभी अल्कलोसिस के लिए, अल्कलोसिस में भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, pH = pK प्लस लॉगेरिथम ऑफ HCO3 माइनस अपॉन CO2, ठीक है। अल्कलोसिस में pH बढ़ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे pH बढ़ रही है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया और pH बढ़ी तो इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और दूसरा कारण है HCO3 माइनस आयन बढ़ा और pH बढ़ी तो इसे कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ये हमारे डिस्टर्बेंसेस 4 टाइप के हो गए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसे हमने बताया कि एसिडोसिस है, पीएच डिक्रीज होगी पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कॉजेज कौन से हैं कॉमनली? जब भी कोई पेशेंट है जो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई लंग की डिजीज़ हो गई, कोई लंग्स से बाहर एक्स्ट्रा पल्मोनरी कोई डिजीज़ हो गई, या रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में है वो डिप्रेस हो गए, जैसे कोई बता दे ना कॉमा में चला गया तो उसको वेंटिलेटर पर रखा क्योंकि रेस्पिरेशन बंद हो गया, या कोई नर्व की डिजीज़ है, तो इन सब में भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होता है? अल्कलोसिस मतलब पीएच हमारी इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी कॉज है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कब कम होगा? जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं जहाँ पे हाइपॉक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होते हैं तो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन। और कई बार कोई साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो बहुत जल्दी ज़्यादा वेंटिलेशन भी करते हैं, तो हाइपर वेंटिलेशन, तो इससे भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट कॉज है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर से हमारा एसिडोसिस आ रहा है मतलब पीएच कम हो रही है, और यहाँ पे पीएच कम होने का कारण है HCO3 माइनस कम होना। HCO3 माइनस कम कब होते हैं? जब हमारे H+ बढ़ जाते, तो ये H+ के साथ बाइंड हो जाते तो कम हो जाते, ठीक है। तो इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो इसके कॉजेज में आएंगे अगर लैक्टिक एसिड्स बढ़ गए, कीटो एसिड्स बढ़ गए जैसे डायबिटीज़ में, यूरिक एसिड्स बढ़ गए किडनी फेलियर में, किसी को एसिड की पॉइजनिंग है, या बाइकार्बोनेट आयन का लॉस हो गया, तो इन सब कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और नंबर 4 है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अल्कलोसिस अगेन मतलब पीएच बढ़ना, यहाँ पीएच बढ़ रही है साथ में HCO3 माइनस भी बढ़ रहा है, पर HCO3 माइनस बढ़ेगा क्यों? क्योंकि H+ नहीं है उसके साथ बाइंड होने के लिए, मतलब लॉस ऑफ H+ आयन। तो इसका कॉमन कॉज है वॉमिटिंग या डायरिया जिसमें H+ का लॉस होगा। कभी कभी एंडोक्राइन का डिसऑर्डर है जैसे कि कशिंग सिंड्रोम है, कॉन्स डिजीज़ है, तो इसमें भी H+ कंसनट्रेशन का लॉस हो जाएगा। और डायूरेटिक थेरेपी, कभी डायूरेटिक देते तो भी H+ एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। अभी एक और टर्मिनोलॉजी है छोटी सी जिसे कहते हैं एनायन गैप। तो एनायन गैप क्या होता है? ये हमारा है वो जो क्लिनिकली इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारे एसिड बेस के स्टेटस में डिस्टर्बेंस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो कॉमनली जो मेजर्ड कैटायन है वो है हमारा सोडियम, और मेजर्ड एनायन है वो है हमारे HCO3 माइनस एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये जो मेजर्ड एनायन और मेजर्ड कैटायन, बाकी सब वो अनमेजर्ड होते हैं, ठीक है। अनमेजर्ड में हमारा पोटेशियम आयन का कैटायन है। तो इन दोनों के बीच का गैप मतलब हमें क्या करना है? सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, बाइकार्बोनेट का कितना है, एंड क्लोराइड का कितना है, और इन तीनों का डिफरेंस मेजर करना है। सोडियम माइनस बाइकार्बोनेट क्योंकि ये नेगेटिव है, एंड माइनस क्लोराइड आयन, ठीक है। इनका गैप इसे कहते हैं एनायन गैप, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो गैप होता है ना वो 9 to 15 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है, ठीक है। और ये एनायन गैप है वो कौन सी कंडीशन में बढ़ जाता है? जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसी को डिहाइड्रेशन है, डायबिटीज़ है, ठीक है, जिसमें H+ बढ़ जाते हैं, रीनल डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है, कॉमन ये है। और डिक्रीज़ कब होगा? जैसे हाइपोक्लोरेमिक एसिडोसिस है, हाइपोअल्बुमिनेमिया है, मल्टीपल माइलोमा है, हाइपोनेट्रेमिया है, तो इन सब में एनायन गैप डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। थैंक यू।